Hello everyone, this is Rajesh Trivedi, Principal Government Senior Secondary School, दानपुर, डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। पिछले दिनों लॉकडाउन पीरियड में मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बताया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर और पर्टिकुलरली in grammar. Today I am going to teach you about voice. What do you mean by voice? अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं वाच्य। संस्कृत वर्ड वाच्य। What does it mean? The style of स्पीकिंग। हमारे कहने और बोलने के दो ढंग होते हैं, दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव एंड द सेकेंड इज कॉल्ड पैसिव। सो टुडे वी आर going to learn about active and passive voice, active and passive construction. So many students find it difficult, but it is very simple. If you pay proper attention towards the concept of passive and active and passive voice, it is very simple. तो जैसा मैंने आपको कहा कि अंग्रेजी में दो तरह से बात कही जाती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? क्या होता है एक्टिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, Look at this example. The hunter shot the lion. The hunter shot the lion. This is active sentence. How? The hunter, ये सब्जेक्ट है। डूअर या इसी को एजेंट बोलते हैं। वर्ब क्या है इसमें? शॉट। और द लायन क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एक्टिव। नाउ व्हाट इज पैसिव? इसी सेंटेंस को अपन पैसिव में कैसे बनाएंगे? द लायन वॉज शॉट by the hunter. Look at this. When the object comes first and the verb comes according to the number and person of the object, then it is called passive voice. सिंपल हिंदी में अगर कहें कि जिस वाक्य में कर्ता सबसे पहले आता है, कर्ता की जहां प्रधानता होती है, वो एक्टिव वॉइस है। अर्थात जो वर्ब है, क्रिया है, वो कर्ता के वचन और के अनुसार आएगी। ठीक उसी प्रकार से पैसिव में जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के वचन के हिसाब से आती है, तो वो तरीका कहलाता है पैसिव वॉइस। अब आप देखिए, द हंटर शॉट द लायन, द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। देयर इज नो डिफरेंस, बोथ द सेंटेंस आर सेम मीनिंग। दोनों का अर्थ समान है, बस कहने का तरीका बदल जाए। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हाउ you will be able to change
passive into active from passive. Simple rules. First, object plus helping verb plus third form of the verb. पहला नियम ये है पैसिव एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते समय कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। बहुत कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी उस टेंस की जो भी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा शब्द हैं तो वो आएगा। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। तो एक तरह से पहला अपन अगर यूं कहे नियम कि पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और उससे पहले बाय लगाते हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरा, जो हेल्पिंग वर्ब, यहां बात आई हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आर चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएगी। वो थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। अभी मैं एक लिस्ट आपको बता भी दूंगा इसमें। और तीसरा नियम जो है वो क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म, या कहें तो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या पास्ट पार्टिसिपल लगता है। These are only 3 simple rules of passive voice. Now, I give one example. Birds build nests. This is active voice. Now, what will be the passive voice of this sentence? मैंने जैसे कहा सबसे पहले क्या पहचानना अपने को, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, नेस्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस। दिस टेंस डिनोट्स प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर। पैसिव में प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर, पास्ट सिंपल में वाज वर, फ्यूचर सिंपल में विल बी और शैल बी, ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया नेस्ट। उसके बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। दिस इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर, नेस्ट्स आर। नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ड। व्हाट विल बी द थर्ड फॉर्म ऑफ बिल्ड, बिल्ट। नेस्ट्स आर बिल्ट। और ये सब्जेक्ट है, इसको बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और उससे पहले क्या लगाते हैं, बाय, बाय बर्ड्स। This is simple passive. Nests are built by birds. So I am giving you some more examples. The government distributed food to the migrant laborers. Now what will be the passive?
ये थोड़ा सा भी मैंने कठिन कर दिया इसको। कभी कभी क्या होता है, सम सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें देखिए, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब फूड ऑब्जेक्ट एंड द माइग्रेंट लेबरर्स इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, क्या है, द माइग्रेंट लेबरर्स now distributed, this is past tense. in past tense पैसिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, was या verb। तो laborers प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, were। the migrant laborers were, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म distributed, the migrant laborers were distributed। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, वो लगा देंगे फूड, और सब्जेक्ट से पहले बाय द गवर्नमेंट। मैं एक एक एग्जांपल सबका दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट वाला है, जैसे मैंने बताया, एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज ग्रेसी लाइक मैंगोज। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे एक्टिव में बनता वैसे ही पैसिव में बनेगा। सबसे पहले इसमें क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब। हमको भी हेल्पिंग वर्ब रखनी है पैसिव की। अब ये कौन सी टेंस का है, डज से पता पड़ रहा है कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो अपने को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है, लेकिन कैसे रखनी है, इसके अकॉर्डिंग, ना कि ग्रेसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब अपना ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट होगा। तो मैंगोज कैसा है, प्लूरल, तो उसके हिसाब से क्या आएगी, आर। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आओ, आर मैंगोज, वर्ब लाइक, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, सब्जेक्ट ग्रेसी, बाय ग्रेसी, क्वेश्चन मार्क। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसी तरह से बनते हैं। अब एक इंटरोगेटिव WH वर्ड का भी दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हु ब्रोक द टेबल, हु ब्रोक द टेबल। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये जो हु है, सबसे पहले अपने को भी वही लगाना है, लेकिन पैसिव में जब हु लगाते हैं तो हु का क्या हो जाता है, बाय हुम। केवल हु की, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वो वैसे वैसे रहेंगे, लेकिन हु अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हुम, देन हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन पैसिव में लगेगी। तो पास्ट सिंपल में क्या लगती है, वॉज या वर। अब किसके अकॉर्डिंग आएगी, टेबल। by whom was the table broke, वर्ब की थर्ड फॉर्म broken, एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, look at this example, post this letter, what will be the passive? Now see, post this letter, this sentence is imperative means आज्ञावाची, इसमें कमांड दी जा रही है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आज्ञा या कमांड दी जाती है, वो जनरली वर्ब से शुरू होते हैं, उनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और होता भी है तो हिडन, छिपा हुआ है। तो अपने पहचानने का तरीका यह है कि वर्ब से शुरू है, इसका मतलब वो कैसा है,
इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने का एक सीधा फार्मूला है। कैसे? सबसे पहले लगाते हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश। अब पोस्ट दिस लेटर, ये फार्मूला जो मैंने दिया इसके अकॉर्डिंग इसको बना दीजिए। सबसे पहले क्या है? लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर क्या लगाएंगे? बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, हो गया ये पैसिव। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं वो इस तरह से बनेंगे। वन मोर एग्जांपल फ्रॉम दिस इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब ये निगेटिव है तो इंपेरेटिव आज्ञावाची, लेकिन निगेटिव है, डू नॉट से शुरू हो रहा है, लेकिन बनेगा उसी फार्मूले के तहत जैसा पहले बताया, लेट। अब उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट द पुअर, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद लगाएंगे बी, वो जो बताया था ना, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हो गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचान लो। कई बार बच्चे ऑब्जेक्ट पहचान नहीं पाते। जैसे मैं बताऊं कहाँ गलती करते। जैसे मैंने कहा इंग्लिश, वो सॉरी, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये पैसिव बनाना, अब बच्चा क्या समझ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके दिमाग में कंसेप्ट क्या है, जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? वर्ब के बाद। वर्ब कहाँ है? स्पीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो क्या बनेगा? इंग्लिश इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो सब्जेक्ट है इसको भी बाई के साथ, बाई पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? एक छोटा सा नियम इसमें यह है पैसिव में कि जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो अननोन है, अनइम्पॉर्टेंट है, वेग है, मतलब नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है, तो उसको हम बाई के साथ, बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं रखते हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी। जैसे इसमें पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाई पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपुल ऐसा सब्जेक्ट है जो अनइम्पॉर्टेंट। अरे भाई अंग्रेजी कौन बोलेगा? लोग ही बोलेंगे, तो वो लोगों के द्वारा बोली जाती है, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आज केवल इतना ही। एक्टिव पैसिव के ये जो सामान्य नियम थे मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ में आए होंगे।